चंदनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आरुषि के मन में आज एक अजीब सी हलचल थी। वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद नीलन नदी से पानी लेने के लिए तैयार हो रही थी। आरुषि, आज मत जा बेटी। कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा है। नदी का पानी कुछ ज्यादा ही गहरा और काला दिख रहा था। ऊपर से ये कोहरा कुछ अनहोनी का संकेत लगता है। माँ, आप तो हर बात को शगुन अपशगुन से जोड़ देती हैं। बापू को खेतों पर जाना है, उनके लिए खाना बनाना है और घर में एक बूंद पानी नहीं है। मैं बस गई और आई। सुन, उस दिन की तरह पैर मत फिसलने देना, और अगर वो आवाज फिर सुनाई दे तो रुकना मत, सीधे घर भाग आना। आरुषि मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में उस आवाज का खौफ अब भी कहीं न कहीं छिपा था। वो मटका लेकर घने जंगलों के बीच से होती हुई नदी की ओर बढ़ चली। नदी का किनारा आज कुछ ज्यादा ही सुनसान था। पक्षियों की चहचहाहट भी बंद थी। आरुषि ने जैसे ही पानी भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर निकल गया। आज तुमने देर कर दी आरुषि। मैं कब से सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरुषि का मटका उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। वो चारों ओर पागलों की तरह देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। कौन है? तुम गांव के कोई लड़के हो तो सामने आओ। ये लुका छिपी मुझे पसंद नहीं। अगर तुम कोई इंसान हो तो डरते क्यों हो? डरता मैं नहीं, डरती तुम हो आरुषि। मैं इंसान नहीं हूँ, पर मेरा दिल इंसान से भी ज्यादा धड़कता है। मैं तुम्हारे पीछे के घने पत्तों में हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं पाओगी क्योंकि तुम देखना नहीं चाहती। आरुषि बिना पानी भरे ही उल्टे पांव घर की तरफ भागी। उसे अपनी ही सांसें किसी और की सांसों की तरह महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर आरुषि ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। माँ ने उसे हिम्मत दी कि अगली बार उस आवाज से डरो नहीं, बल्कि उसका सामना करो। अगले दिन आरुषि पूरी तैयारी के साथ गई। जैसे ही वो पानी भरने बैठी, वही हलचल हुई। अगर तुम में साहस है तो सामने आओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो मेरा पीछा करता है। तभी पानी की लहरों के बीच से एक विशाल चमकीला काला सांप बाहर निकला। उसकी आंखें साधारण सांपों जैसी नहीं थीं, वे नीलम की तरह चमक रही थीं। आरुषि की चीख निकल गई और वो वहीं पत्थर पर गिरकर बेहोश हो गई। सांप उसके पास आया और अपना फन उसके चेहरे के करीब ले गया, जैसे वो उसे सहला रहा हो। जब माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो सांप तेजी से झाड़ियों में ओझल हो गया। अगले 4 दिनों तक आरुषि को तेज बुखार रहा। वो बेहोशी में भी उसी नीली आंखों वाले सांप को देखती। उसके मन में नफरत से ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो रही थी। वो आवाज इतनी मीठी कैसे हो सकती है? एक जानवर के अंदर इतना दर्द कैसे हो सकता है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों ने मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी? उधर नदी के किनारे वो सांप यानी राजकुमार वीर तड़प रहा था। उसने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि उसकी आत्मा आरुषि की उपस्थिति से ही जीवित थी। 5वें दिन आरुषि रात के अंधेरे में चुपके से नदी पर पहुंची। वो जानना चाहती थी कि वो क्या है। सांप फिर बाहर आया। तुम फिर आई? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मुझे तुम्हारी हकीकत जाननी है। तुम साधारण सांप नहीं हो। आरुषि, रात के 12 बजने वाले हैं। आज पूर्णिमा है। मेरी आंखों में देखो और डरो मत। अचानक सांप का शरीर कांपने लगा, उसकी चमड़ी फटने लगी और देखते ही देखते उस भयानक जीव के अंदर से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी लेकिन जख्मी राजकुमार वीर बाहर निकला। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं राजगढ़ का राजकुमार वीर हूँ। मेरी सौतेली माँ सुभद्रा ने मुझे तांत्रिक शक्तियों से ये श्राप दिया था ताकि उसका अपना बेटा राजा बन सके। मैं पिछले 5 वर्षों से इस रूप में भटक रहा हूँ। वीर ने अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे उसे महल से निकाल दिया गया और कैसे उसकी माँ ने उसे मारने के लिए तांत्रिकों को पैसे दिए। आरुषि,
तुमने मुझे इंसानियत दी। तुम्हारी बातों ने मुझे फिर से खुद से प्यार करना सिखाया। लेकिन मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई बिना डरे मेरी पुरानी कीचली को पवित्र अग्नि में होम करेगा और उस समय होने वाली मेरी चीखों से विचलित नहीं होगा। आरुषि ने फैसला कर लिया। उसने राजकुमार वीर को अपने घर के पीछे गुप्त कमरे में छिपा दिया। अगली रात आरुषि ने सब तैयारी की। जैसे ही उसने वीर की केंचली आग में डाली, वीर का शरीर तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज सकती थीं, लेकिन आरुषि ने उसका हाथ कसकर थामे रखा। वीर, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही अंतिम अंश जला, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। वीर अब पूरी तरह से इंसान बन चुका था। उसका सांप का रूप हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीर आरुषि और उसके माता पिता को लेकर अपने राज्य राजगढ़ पहुंचा। महल के दरबान वीर को पहचान नहीं पाए, लेकिन उसके गले में मौजूद शाही लॉकेट ने सच साबित कर दिया। जब वे दरबार में पहुंचे, सुभद्रा अपने बेटे के राज तिलक की तैयारी कर रही थी। रुक जाओ महारानी, जिस बेटे को आपने सांप बनाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ा था, वो आज अपनी रानी आरुषि के साथ वापस आ गया है। सुभद्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा यानी वीर के पिता अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। वीर ने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। राजा ने तुरंत सुभद्रा को देश निकाला दे दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सुभद्रा जलती हुई मशाल लेकर खड़ी थी। उसके सामने कालिया तांत्रिक अपनी धूनी रमाए बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक थी। तुमने तो कहा था कि वो सांप कभी इंसान नहीं बन पाएगा। तुमने कहा था कि वो जंगल के किसी गड्ढे में दम तोड़ देगा। फिर वो यहाँ कैसे खड़ा है? और वो गांव की लड़की, उसकी आंखों में जो निडरता थी, उससे मेरा कलेजा कांप गया। महारानी, वो लड़की साधारण नहीं है। उसके पास सच्चे प्रेम की शक्ति है। प्रेम का धागा जब किसी श्राप से बंध जाता है तो बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं। उसने राजकुमार की केंचुली को जलाकर उसे आधा आजाद करा लिया है। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे समाधान चाहिए। अगर राजा ने उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन कर लिया तो कल मेरा सिर धड़ से अलग होगा। उस आरुषि और वीर को खत्म करने का कोई रास्ता बताओ। एक रास्ता है। कल रक्तचंद्र की रात है। अगर उस लड़की को बलि चढ़ा दिया जाए तो राजकुमार फिर से हमेशा के लिए सांप बन जाएगा और इस बार वो अपनी याददाश्त भी खो देगा। वो अपनी ही माँ जैसा व्यवहार करने वाली आरुषि को पहचान भी नहीं पाएगा। तो फिर देर किस बात की? कल रात आरुषि की आखिरी रात होगी। अगली शाम जब वीर राजा के साथ राज्य की सुरक्षा की चर्चा कर रहा था, सुभद्रा ने आरुषि को एक गुप्त संदेश भेजकर बागीचे में बुलाया। जैसे ही आरुषि वहां पहुंची, तांत्रिक के चेलों ने उसे पीछे से दबोच लिया। छोड़ो मुझे, सुभद्रा, ये तुम्हारी नीचता की पराकाष्ठा है। वीर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। माफी मांगने के लिए उसे याद तो रहना चाहिए कि तुम कौन हो। आज की रात तुम्हारी बलि चढ़ेगी और कल मेरा बेटा राज करेगा। आरुषि को घसीटकर उस पुरानी बलि वेदी की ओर ले जाया गया, जहां तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। महल में वीर को आरुषि के गायब होने का एहसास हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही खिंचाव था जो उसे सांप के रूप में भी आरुषि की ओर खींचता था। पिताजी, आरुषि खतरे में है। मेरा मन कह रहा है कि वो कालिया तांत्रिक और सुभद्रा उसे बलि देने ले गए हैं। मुझे जाना होगा। वीर तलवार लेकर बलि वेदी की ओर दौड़ा। वहां का दृश्य भयानक था। आरुषि बंधी हुई थी और तांत्रिक खंजर उठाए मंत्रों का अंत कर रहा था। बस एक पल और ये राज्य हमेशा के लिए अंधेरे का होगा। रुको, अगर तुमने उसे छुआ भी तो तुम्हारी राख भी नसीब नहीं होगी। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से वीर पर प्रहार किया।
चारों ओर धुआं फैल गया। वीर को चोट लगी, लेकिन आरुषि की आंखों में आंसू देखकर उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति जागी। वीर, इसकी शक्तियों का स्रोत वो हवन कुंड है, उसे नष्ट कर दो। वीर ने अपनी तलवार हवन कुंड के बीचों बीच दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की शक्तियां धुएं की तरह उड़ गईं। तांत्रिक अपनी ही आग में भस्म हो गया। सुभद्रा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया। सुभद्रा, मैंने तुम्हें सम्मान दिया, पत्नी का स्थान दिया, पर तुमने मेरे ही खून के साथ ऐसा खेल खेला। सैनिकों, इसे उसी जंगल के बीच बने पिंजरे में डाल दो जहां इसने मेरे बेटे को सांप बनाकर भेजा था। इसे हर रोज उस अकेलेपन का एहसास होना चाहिए। सुभद्रा को विलाप करते हुए ले जाया गया। वीर ने आरुषि के बंधन खोले और उसे गले लगा लिया। आरुषि, तुमने आज फिर मुझे बचा लिया। अगर तुमने उस हवन कुंड के बारे में नहीं बताया होता तो मैं हार जाता। वीर, प्यार कभी हारता नहीं। आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई, मैंने बस आपको रास्ता दिखाया। कुछ महीनों बाद राजगढ़ में खुशियों का माहौल था। वीर का राज तिलक हुआ और आरुषि को आधिकारिक रूप से राज्य की महारानी घोषित किया गया। चंदनपुर गांव के लोग भी वहां आए थे। आरुषि की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटी, तूने साबित कर दिया कि एक साधारण गांव की लड़की भी अपने साहस से इतिहास बदल सकती है। और इसने ये भी साबित किया कि अगर दिल साफ हो तो एक सांप भी राजकुमार बन सकता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और खिड़की से उस नीलम नदी की ओर देखा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब वहां खौफ नहीं, बल्कि प्यार की एक नई लहर बह रही थी।